हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आप मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 2, है ना, एक्सेलरेट बैच की। इसमें आपको पता है कि हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं करी है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन पड़ा है, देख लीजिए। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास टाइम है कम और आपका टर्म 1 का सिलेबस अच्छा खासा है। क्या क्या सिलेबस है आपका टर्म 1 का, इसके बारे में भी मैंने बात की है लास्ट क्लास में। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। अभी मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगी, आपको आज ही मिल जाएगी। तो आप देखेंगे उसकी, मतलब अपलोड हो चुकी है, आई मीन वो आपने देख लिए होंगे। उसके कमेंट्स बस मेरे देखना बाकी हैं। कमेंट्स देख के आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं वो सारी आपको फिजिक्स वाला आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके देगा। बस आपको लगे रहना है और पढ़ते रहना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम एंड आर्टिकल राइटिंग। ये दो चीज़ें हम करने जा रहे हैं आज। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, वो वाला पोर्शन है और लिटरेचर वाला पोर्शन है, इसे हम साथ में लेके चल रहे हैं। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या कराया था, याद है कुछ? माई मदर एट 66 बाय कमाला दास, ये मैंने पोयम कराई थी। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, इसके सारे कंटेंट्स और सब चीज़ मैंने आपको दे दी है। ठीक है, डीपीपी आपको फिजिक्स वाला ऐप पे मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी वहीं पर हैं। द सेम गोज फॉर दिस क्लास। इसमें हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम। ये पोयम है स्टीफन स्पेंडर द्वारा, वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, कि आर्टिकल राइटिंग कैसे वर्क करता है। तो भाई लगे रहिएगा, हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। देखिए, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इन बच्चों की भावना समझना। तो थोड़ा सा मैं भावना आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो स्टीफन स्पेंडर के बारे में बताता हूँ। ये एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट है ना। ये जो स्टीफन किंग है, आप इनकी शक्ल ही दिखा देते हैं। स्मार्ट है वैसे, ऐसी बात नहीं है, देखो कम स्मार्ट है। जवानी का फोटो देख रहे हो ना, ऐसा है भाई, सब गजब आदमी। और बुढ़ापे में भी लग रहा है कि मजेदार आदमी रहा है जीवन में। ठीक है, और देख रहे हो आसपास धुआं, इसका मतलब समझते हो? धुएं का मतलब तो तुम समझते हो। तो लड़के, मतलब बंदे ने धुआं धुआं कर रखा था। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर, बहुत ज़बरदस्त, जिसने बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज उठाए, जिसने बहुत सारे उस समय के सोशल इनइक्वालिटीज़ और सोशल इश्यूज उठा के। और मतलब देखो, एक बात याद रखो, दुनिया में कभी भी कोई क्रांति आनी होती है ना, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कोई राइटर करता है। याद रखना, कभी भी कुछ भी आया तो उससे पहले किसी ने लिखा। चाहे आप रशियन रेवोल्यूशन देखें, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, तो उसमें कोई ना कोई राइटर का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसको लिखने वाला। द सेम इज विद दीज राइटर, और स्टीफन स्पेंडर उसी तरह के एक राइटर हैं। तो इन्होंने ये जो पोयम लिखी थी, ये पब्लिश हुई थी 1964 में। द लाइन्स ऑफ द पोयम डिस्क्राइब हाउ डिटरियोरेटिंग द कंडीशन ऑफ स्लम स्कूल्स। इन्होंने यहाँ पे स्लम स्कूल्स की कहानी बताई है। देखो यार, हमारे यहाँ के जो स्कूल्स हैं ना, अभी तो खैर दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल और बाकी सारे लोग लग गए हैं स्कूल्स को बढ़िया कराने में। लेकिन अभी भी आप अगर हमारे यहाँ यूपी में आओगे, बिहार जाओगे, झारखंड जाओगे, उड़ीसा जाओगे, छत्तीसगढ़ जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे, तो जो वहाँ के बेसिक एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो 5वीं तक हैं, ठीक है, या फिर 8वीं तक जो स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितने स्कूल्स ऐसे हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही रहता है, फिलहाल तो वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है एनआईसी में, लेकिन वो जिस स्कूल से पढ़ा है, उस स्कूल की छत गिर चुकी है और वो स्कूल बंद हो गया है क्योंकि छत गिर गई थी। तो किसी ने उसे सही नहीं कराया, और वो एक सरकारी स्कूल था। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं। खैर, ये स्टीफन स्पेंडर ने इंडिया की बात नहीं करी है, ऑस्ट्रिया एक जगह थी। ठीक है, उस जमाने में वहाँ पे स्कूल ऐसे हुआ करते थे। किस जमाने में? 1964 में। अब तो वो डेवलप्ड हैं काफ़ी। तो वहाँ पे नॉर्म्स, पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ों को लेके इन्होंने आवाज़ उठाई है। इन्होंने देखा है उन बच्चों की आंखों में दर्द जो वहाँ पे थे, और जिन्होंने, तो पोयम में इन्होंने इनइक्वालिटीज और सोशल डिस्क्रिमिनेशन और ये जो गैप है पुअर और रिच के बीच में, इसको कम करने की बात की है। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। ये आ गई पोयम। पोयम बहुत मजेदार लिखी है, और ये ऐसा आदमी था। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक आपने पढ़ा कमाला दास को, स्वीट, प्यार से बात करने वाली, अच्छे से लिखने वाली। ये आदमी जो है ना, शक्ल से लग रहा है ना खड़ूस। हाँ, तो इसने कुछ भी बोला है पोयम में,
कुछ भी का मतलब है ही हैज यूज शार्प लैंग्वेज, इसने जो यूज करा ना हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, कुछ भी किसी को बोला है इसने। तो मतलब बोल्ड राइटर्स जो होते हैं उस तरह का इसने लिखा है। खैर अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds। अब ये वीड वो वाली वीड नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वीड का मतलब होता है दोस्त अनवांटेड प्लांट्स। The hair torn round their pallor, the tall girl with weighted down head। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूर हैं, ये बहुत दूर हैं किस चीज़ से, गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब अपने आप ही होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड आती है, ठीक है, या जो ब्रीज होती है ना, ब्रीज ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा, उनके झोंके, इनसे ये लोग बहुत दूर हैं। इन बच्चों के जो फेसेस हैं वो ऐसे हैं, रूटलेस वीड्स। मतलब वीड्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट जो अपने आप उगाते हैं, है ना। एक तो प्लांट अपने आप उगा है और उसकी वीड भी, उसकी जो जड़ें हैं वो भी कमज़ोर है, तो क्या ही होगा। तो क्या कह रहा है, दीज फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। तो उनकी हालत बता रहा है कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनके फेसेस ऐसे हैं जैसे कोई अनवांटेड प्लांट हो और वो भी बड़ी ही कमज़ोर हालत में हो, और रूट्स नहीं है, कहीं भी उसे हवा उड़ा के ले जा सकती है, पानी उड़ा के बहा के ले जा सकता है, ये सब। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर का मतलब क्या है, पेल फेस, पेल पीला येलोइश, है ना। टॉर्न अराउंड तो कह रहा है उनके बाल जो हैं वो भी सूखे सूखे हैं, टॉर्न अराउंड टूटे हुए या सूखे हुए, इधर उधर पड़े हुए हैं, जैसे बेचारे गरीब बच्चे, आपने कभी ध्यान दिया हो स्लम्स में, तो वैसी हालत टॉर्न अराउंड। तो इनकी मिजरी बयान कर रहा है, इनका जो पेन है वो बयान कर रहा है, इनकी जो खराब हालत है वो बयान कर रहा है। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, तो एक लंबी गर्ल है, उसके ऊपर इतना सारा बर्डन है लाइफ का, इतनी मिजरी है कि वो ऐसे बैठी है हेड डाउन करके, है ना, हालत उसकी खराब है। तो द पेपर सीमिंग बॉय, द पेपर सीमिंग बॉय का मतलब समझते हो यहाँ पे, पेपर से उसने बॉय, एक ऐसा लड़का जो पेपर जैसा लग रहा है, मतलब कतई सूखा, ये मतलब है इसका। अभी इसमें पोइटिक डिवाइसेस बहुत सारे यूज हुए, बाद में बताऊंगा आपको। विद रैट आइज, आंखें कैसी हैं, रैट, अच्छा चूहा जो होता है ना हमेशा भूखा रहता है, रैट आइज का मतलब है आंखें अंदर, मतलब धस गई हैं उसकी, और वो बड़ा कमजोर और फीबल लग रहा है। तो वो हंगरी भी है, कमजोर भी है, भूखा भी है, इस तरह से लग रहा है। द दे द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऐसा लग रहा है। दी स्टंटेड का मतलब है जिसको मैल न्यूट्रिशन मिला है, बहुत सूखा, जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, खाने पीने को नहीं मिलता। अनलकी एयर, एयर ये कौन होता है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। ऑफ ट्विस्टेड का मतलब है कि हाथ उसका टेढ़ा हो गया है या मुड़ गया है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, इससे पता चल रहा है कि जो बच्चा है ना ये बेचारा डिसेबल्ड है। तो एक डिसेबल्ड बच्चे की भी इसने बात की है कि एक बच्चा डिसेबल्ड है किसी तरीके से, बचपन से या कहीं से भी, जन्म से या कैसे। तो द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड, तो ये अनलकी है और इसका हाथ पैर एक टेढ़ा है, डिसेबल्ड है। तो इसने कई सारों की बात करी, एक लंबी लड़की जो सर झुका के बैठी है, एक ऐसा बच्चा, कुछ ज़्यादातर बच्चे ऐसे जिनके फेस रूटलेस वीड लग रहे हैं, एक अलग बच्चे की इसने बात करी जो बिल्कुल एकदम पेपर बॉय की तरह है ना, बिल्कुल एकदम सूखा भूखा है। एक ऐसा है जो मतलब एकदम मैल न्यूट्रिशन का शिकार है और उसका हाथ टेढ़ा है एक, या ट्विस्टेड बोन्स है। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिसीज, इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं ना। इसका मतलब है, रिसाइटिंग का मतलब है वो रिपीट कर रहा है, हो सकता है कि इसको ये डिसीज अपने फादर से मिली हो, है ना। इसका एक मीनिंग ये भी आता है। इसका दूसरा मीनिंग ये आता है कि बस ठीक है, पिताजी पापा कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, वो भी गरीब थे तो ये बच्चा भी गरीब है ना, उनके जमाने में उनकी हालत सुधरी ना इसके जमाने में इसकी सुधर पाई। तो रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है, रेसिटेशन का एग्जाम होता था ना क्लास 4th 5th में, पोयम बोल के सुनानी होती थी, द सेम इज विद दिस। तो वो वही अपने पापा के डिसीज दोहरा रहा है, वही जिंदगी जी रहा है जो शायद उसके माँ बाप ने जी। तो इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हाँ तो वही बात है कि उसने अपने फादर का लेसन सीखा उनकी डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, आप कह रहे हैं बिल्कुल पीछे, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ये जो डिम क्लास है इसके बिल्कुल पीछे आपको क्या मिलेगा, एक अननोटेड, एक ऐसा जिसको नोट नहीं किया गया है, स्वीट और यंग। तो एक इसने बताया जो स्वीट और यंग है, बाकी सारों की हालत खराब है। हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, अब ये भी जो है ना जो खुश है, इसकी आंखों में सपने हैं,
और वो सपने यहाँ के नहीं है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये सब जो चल रहा है ना, इसके सपने कैसे हैं? हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वारल गेम, जो स्क्वारल जो स्क्वारल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, तो ऐसे समझ लो। तो इसकी जो दुनिया है, जैसे अभी मान लो ये इसका क्लासरूम है, यहाँ पे लड़की बैठी है, तो ये अपने ही सपनों में खोई हुई है, ठीक है, अपने ही सपनों में खोई हुई है। और जैसे एक गिलहरी होती है और ट्री के अंदर पेड़ बना मतलब जैसे ट्री है, ट्री के अंदर कोई कोई होल बना हुआ है या एक रूम बना हुआ है, किसी वुड पैकर ने बनाया है, जिसे कुटकुट बड़ाई बोलते हैं, तो वो वुड पैकर ने या किसी बर्ड ने बना रखा है ट्री के अंदर कोई नेस्ट, तो उसमें जैसे स्क्वायरल खेलती है, घूमती है, तो ट्री रूम उसके लिए उसने यूज किया है। तो बस वो उसके सपनों को कंपेयर कर रहा है किससे? स्क्वायरल के गेम से। जैसे स्क्वायरल मतलब गिलहरी जिसे आप कहते हैं, तो गिलहरी जैसे खेलती है अदर देन दिस, तो इसी की तरह वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, एक बार मैं शुरू से यहाँ तक बताता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट में। ये कह रहा है कि बच्चों की हालत बहुत बुरी है, कुछ के फेस बिल्कुल पीले हैं, कुछ एकदम सूखे हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि बस इनके पास कुछ डिसेबल्ड भी हैं। तो बहुत बुरी हालत उसने अभी फिलहाल बच्चों की यहाँ पर बताई है। एक बच्ची उसने कुछ बताई है थोड़ी सी, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा है कि उसके जो सपने हैं ये हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, इस ये बच्चा है, ये जो बच्चा जो पीछे बैठा है स्वीट और यंग है, तो इसकी आंखों में कुछ सपने हैं, ठीक है, जैसा कि स्क्वायरल होती है वो खेल रही होती है किसी रूम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। ये कह रहा है ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, क्रीम तो तुम जानते ही हो, है ना, अमूल की भी क्रीम आती है, तुम शेक्स में डालते हो, जगह जगह डालते हो। तो क्रीम कैसी है? सॉर, सॉर का मतलब क्या होता है भाई? खट्टा। तो खट्टी क्रीम अच्छी होती है क्या? सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब है ये एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन दे रहा है। सॉर क्रीम वॉल्स, डोनेशन, शेक्सपियर हेड। अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या है रूम के अंदर जहां पे बच्चे बैठे हैं। तो क्लासरूम में एक तो है खट्टी क्रीम जैसी दीवारें, मतलब ऑफ वाइट। जब क्रीम खराब हो जाती है ना तो वो ऑफ वाइट हो जाती है ना, ऑफ वाइट है। डोनेशंस एंड शेक्सपियर्स मतलब, और कुछ जैसे क्लासरूम्स में आप चार्ट पेपर्स लगा देते हैं, तो उस तरह की कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। शेक्सपियर हेड, और वो जो क्या बोलते हैं उसे, बस्ट, बस्ट बोलते हैं, बस्ट ऑफ शेक्सपियर भी है क्लास में। बस्ट ऑफ शेक्सपियर का क्या मतलब होता है? वो शेक्सपियर की शक्ल, मूर्ति, वो यूं शेक्सपियर साहब बैठे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, तो वो वाली चीज की ये बात कर रहे हैं कि बस्ट ऑफ शेक्सपियर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। बड़ा प्यारा है ये, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस का मतलब है, डॉन का मतलब होता है सुबह की पहली पहली किरण जो होती है उसे डॉन बोलते हैं। तो डॉन मतलब मॉर्निंग, क्लाउडलेस एट डॉन, इसको सुबह के बारे में कोई क्लू नहीं है। ये आप आगे समझेंगे ये क्या कह रहा है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, इसका मतलब है कि हमने ना कंस्ट्रक्शन कर दिया है, डोम्स बना लिया। डोम्स जानते हो, जो मकबरे के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर जो गोल वाला स्ट्रक्चर होता है, गुंबद, गुंबद, उसको डोम बोलते हैं। तो सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, पूरे शहर में आप देखेंगे कि क्या है, डोम ही डोम बने हुए हैं, है ना। पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े डोम, बड़ी बड़ी इमारतें, महल, मैंशंस, पैलेसेस बने हुए हैं। ये उनकी बात कर रहा है, लेकिन इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, ये कहने का मतलब है। क्लाउडलेट एट डॉन, सुबह के बारे में इन्हें पता नहीं है ना। सिविलाइज डोम, सिविलाइज डोम, है ना। अब ये इनको ह्यूमन बींग्स भी आप कह सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, तो ये भी कह रहा है कि जो इंसान है ना वो गुंबद जैसा हो गया है, सुंदर तो है, सब कुछ बढ़िया है, पर उसके अंदर जान नहीं है ना। राइडिंग ऑल सिटीज, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन कैसा है, उसको एहसास नहीं है दूसरे के दर्द का। तो इसका एक ये मीनिंग भी हो सकता है, और एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि बाहर कितना सारा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सब लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए, और यहाँ पे गरीब बच्चे बेचारे बैठने के लिए जगह नहीं है, पढ़ने के लिए जगह नहीं है। अब कह रहा है बेल्ड फ्लावरी। अब बेल्ड फ्लावरी का मतलब है कि बेल फ्लावर्स होते हैं एक तरह के, ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। तो बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैले, वैली, अब ये क्या है, ये उस जगह का नाम है ना, ऑस्ट्रिया में है ये जगह। एक वैली है, जैसे हमारे पास देहरादून एक वैली है, ऐसी इनके यहाँ एक ट्रायोलीज वैली है ऑस्ट्रिया में। उसके बारे में इसने बात की है कि वहाँ के जो बेल फ्लावर्स हैं उनके बारे में कह रहा है कि वहाँ पे क्या क्या है, बेल फ्लावर्स हैं,
और ओपन हैंडेड मैप्स, एक मैप भी है हाथ में जो खुला हुआ है, और उस मैप में क्या दिख रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। यहां पे ये जो दो द वर्ल्ड है ना, इसका मतलब है द रिच। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, इसका मतलब है द रिच, अमीर लोगों की बात कर रहा है। तो मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, द वर्ल्ड का मतलब है कि यार दुनिया तो अमीरों की है ना, गरीबों की क्या दुनिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्टीफन कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टीफन क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, तो ये जितने भी हैं रोम, ये सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब ये शहरों में तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, किन के लिए हो रहा है, अमीरों के लिए हो रहा है ना। ये बैली में फ्लावर्स, ये सारी चीजें, ये ओपन हैंड, ये मैप्स, ये सब किसके लिए हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड क्या है, अमीर, तो जो अमीर लोग हैं उनको उन्हीं की दुनिया दे रहा है, ये सब उनके लिए हैं सारी चीजें, गरीब बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, आगे कह रहा है ना, एंड येट, और फिर भी इन सब बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप दीज वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड with a fog, a narrow street sealed in a white lead sky, far from rivers, capes, and स्टार ऑफ वर्ड्स। तो ये यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है लेकिन इन बच्चों के लिए ना, इनकी जो दुनिया है वो यही खिड़कियां हैं, ठीक है। येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो मैप है जो पूरा दुनिया दिखा रहा है, ये जो एक उनके पास जो वर्ल्ड मैप है पूरी दुनिया दिखा रहा है, उनको पता ही क्या है इस मैप के बारे में, उन्होंने कभी गए नहीं कहीं बाहर, देखा नहीं ना ही, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो उनके लिए जो दुनिया है वही दुनिया उनकी मैप बन गई है, नॉट दिस मैप, है ना। ये जो मैप है ये मैप इनकी दुनिया नहीं है, इनकी दुनिया क्या है, ये इनका क्लासरूम, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और इनका पूरा फ्यूचर जो है ना पेंट कर दिया गया है फॉग से। अगर कोई भी चीज़ है उसे आप फॉग से पेंट कर दोगे, फॉग होती है धुंध, तो वो क्या हो जाएगा, धुंधला। तो कह रहा है कि ये भला से कि ये जो मैप्स हैं कितने चमकीले हों, पूरी दुनिया दिखा रहे हो, बेल फ्लावर्स दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, बट इनकी जो दुनिया है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो धुंधला है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, कैसा है, अ नैरो स्ट्रीट, ऐसा है जैसे से कोई पतली सड़क जा रही हो, और सील्ड विद अ लीड स्काई, और उसको भी बंद कर दिया गया हो, एक किससे बंद कर दिया गया हो, लीड स्काई, मतलब एक ऐसा आसमान, सॉरी लेड स्काई, लेड स्काई का क्या मतलब हो गया, एक ऐसा आसमान जो कि लेड से बना हुआ है, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये बड़ा दूर है, लेड एक मेटल होता है, तो ये इसके कहने का मतलब है कि भाई एक ऐसा आसमान जिसको इन्होंने बंद कर रखा है, मतलब है तो आसमान पर वो बंद है ना। और ये जो नैरो स्ट्रीट है इसे सील्ड किया गया है, किससे, ऊपर आसमान है पर वो आसमान मतलब बड़ा मुश्किल है उसको तोड़ना, क्योंकि स्काई इज समथिंग वेरी पावरफुल। तो बच्चों के लिए कंडीशंस बहुत मिजरेबल हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये जो जगह है जहाँ पे ये जो इनके, जहाँ पे ये वैली है, ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे इनका स्कूल है, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत दूर है रिवर से, केप से, और स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड से, जो दुनिया के स्टार हैं इनसे भी ये सब बहुत दूर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक बड़ी मज़ेदार बात की है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, शेक्सपियर को कमीना बोल दिया। विकेट का मतलब क्या होता है, मीन, कमीना। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। कह रहा है शेक्सपियर एकदम बेवकूफ है। यहाँ पे विकेट का मतलब है कि, मतलब उसने क्रिटिसाइज किया है वो जो शेक्सपियर का बस्ट रखा हुआ था ना, उन्होंने बताया, कह रहा उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है कि आपने बच्चों के सामने पिक्चर्स लगा दी हैं और आपने मैप्स लगा दिए हैं सब चीज़ें, और उनको आप बेसिक नेसेसिटीज दे नहीं रख रहे हैं, खाने को खाना नहीं है उनके पास, और आप उनको शेक्सपियर की बातें बता रहे हैं, शेक्सपियर इज विकेड। तो उनके लिए शेक्सपियर कौन है, मीन है, वो दे डोंट नो शेक्सपियर, मतलब यूजलेस। यहाँ पे विकेड का मतलब है यूजलेस, कोई फायदा नहीं है शेक्सपियर के होने का, ठीक है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, क्या करेंगे वो मैप का, पहले पेट में उनको खाना दो, पहले उनकी हेल्थ अच्छी करो, वो देखने में ठीक लगे, तभी तो ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। तो बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब जब ये बाहरी दुनिया देखते हैं, है ना, इन्हें समुद्र में जाती हुई ये शिप्स दिखती हैं, जहाज दिखते हैं, सूरज, लव, तो ये सब
इनका मन करता है चुराने को, स्टील करने को। मतलब जैसे क्राइम उठते हैं ना, इन्हीं जगह से उठते हैं ना, क्योंकि जिसको जो डिजर्व करता था नहीं मिलेगा तो वो ऐसा तो करेगा ही। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पोयम बहुत शानदार है, बस समझ लीजिए खत्म हो गई, एक नजर और मारेंगे। क्या कह रहा है? फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट। क्या मतलब हुआ? जिंदगियां दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं, सारे मीनिंग मैंने तुम्हारे प्यार में यहाँ पे लिख दिया, तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक एक वर्ड का मीनिंग, एक पेज वन नहीं, पेज टू का भी मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो स्लाई कौन होता है? चालाक जो होता है, जो दुश्मन होता है, छुपा हुआ दुश्मन। तो स्लाई का मतलब क्या हो जाता है? ट्रिक हो जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रिकली। So for lives that trickily turn into their cramped holes, क्रैम्ड होल्स का मतलब है कि उनकी पूरी जिंदगी ना एक टूटे हुए एक छोटे से होल के अंदर समा गई है। यहाँ पे होल को उसने कंपेयर किया है उनकी जिंदगी के डायमेंशन को, कि कितना पतला है वो, कितना कम है, मतलब क्लासरूम ही उनका। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो अभी तो फिलहाल फॉग है और ये एंडलेस नाइट है। मतलब ये एंडलेस नाइट का मतलब है कि इसको कोई खत्म करने वाला नहीं है, ये तो चलता ही रह रहा है अभी तक। आगे क्या है? और देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर, अब ये इनकी और हालत बता रहा है। स्लैग हीप मतलब, हीप का मतलब होता है ढेर। तो ये ऐसे हो गए हैं कि जैसे बहुत बोझ हो इनके ऊपर, है ना, किसी चीज का ढेर इनके ऊपर लगा हो। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, स्किन्स, इनको, इनके ऊपर मसल तो है ही नहीं, मांस तो है ही नहीं, सीधे इनके ऊपर खाल है, हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर खाल है, स्किन। पीप्ड का मतलब होता है झांकना, थ्रू बाय बोन्स। तो कभी कभी ऐसे तुमने लोग देखे होंगे ना कि हड्डियों में से, वो स्किन में से हड्डियां दिख रही हैं। जो कोई बहुत ही सूखा होता है उसके सीने की तो साफ दिख जाती हैं, है ना, तो वही जैसे हमारी ये कोहनी दिख जाती है, साफ दिख जाती है, क्योंकि यहाँ पे मसल ही नहीं है। जहाँ पे मसल है, अब यहाँ पे मसल है तो भाई यहाँ की नहीं दिखेगी, तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ की दिख जाएगी। तो जहाँ की मसल नहीं होती, अब मोटा आदमी है उसकी यहाँ की भी नहीं दिखती, यहाँ भी इतना इतना मांस रखा है उसने, उसकी बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं सूखे बच्चे की, जिसकी बेचारे की स्किन हर जगह से दिख रही है। तो वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, तो ऐसा लग रहा है वो, एंड बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उनकी आंखें कैसी लग रही हैं? जैसे स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स हों। क्या बोला उसने? दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, क्या पहनते हैं? खाल, बिल्कुल एकदम सूखे हो गए हैं, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, है ना, और ऐसा लगता है जिसमें से बोन्स झांक रही हैं, स्किन की एक कवर चढ़ी है, ऊपर से बोन्स झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, या फिर कैसा लग रहा है कि स्पेक्टिकल है, कोई चश्मा है जिसके ऊपर कोई कवर चला दिया है और वो स्टील का है, मतलब हड्डियां हड्डियां दिख रही है। इन शॉर्ट ये कह रहा है हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, बहुत कमजोर है। विद मेंडेड ग्लास, है ना, तो इसने कहा स्पेक्टिकल ऑफ स्किल्स विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। जैसे मान लो कोई पत्थर है और उस पे बॉटल के टुकड़े पड़े हों, ठीक है, तो वो अलग दिखते हैं, सूखे 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 सूखे, उनमें कुछ मांस है ही नहीं। विद मेंडेड ग्लास, ग्लास भी अगेन ब्रिटल, तो यहाँ पे इसने सारी सॉलिड और ब्रिटल चीज़ों का इस्तेमाल किया है आपको ये समझाने के लिए कि बच्चे जो हैं वो एकदम पतले हैं। ठीक है, ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, तो भाई इनके पास फॉगी स्लम्स के अलावा और है क्या, है ना, इनका सारा टाइम और इनकी सारी जगह कहाँ बीतती है? इन्हीं स्लम्स में बीतती है, इन्हीं जुगड़ झुप्पियों में बीतती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इसलिए कह रहा है धब्बा मार दो। ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा मारना, मार्क लगाना। मार्क देयर मैप्स विद स्लम्स, तो इनके मैप्स में स्लम्स भी तो दिखाओ कि तुम यहां रहते हो। तो ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, क्रिटिकली बोल रहा है ना। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है एक धब्बा दिखाओ कि देखो तुम यहाँ रहते हो बच्चों को, विद स्लम्स एज बिग एज डूम, है ना, और ये स्लम्स इतने ही बड़े हैं जितनी बड़ी बर्बादी। तो स्लम्स का कंपैरिजन इसने डूम से किया है, बर्बादी से। तो ये कह रहा है मैप में सब तुमने अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी, कुछ बुरी चीजें तो दिखाओ, कुछ ये तो बताओ कि इन स्लम्स की हालत क्या है और ये बर्बादी कैसी है, ये वाली ये बात कर रहा है। अब ये सीधे उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है या उन लोगों से प्लेज कर रहा है जो इस हालत को सुधार सकते हैं। वो कौन है? अनलेस, कह रहा है जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर इनमें से कोई काम नहीं करेगा, दिस में बिकम देयर विंडो, तो ये जो मैप है ये इनकी सिर्फ खिड़की है जिससे ये बाहर देख तो सकते हैं पर जा नहीं सकते। एंड दीज विंडोज,
दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और इनकी जिंदगियां ये यहीं जैसे एक मकबरे में जिंदगी खत्म हो जाती है। कैटाकॉम्स का मतलब होता है जो मकबरे होते हैं, है ना। तो मकबरे क्या होते हैं, बेसिकली सीक्रेट जगहें होती हैं जहाँ पे लोग अपनी अपने पूर्वजों को जिन्होंने दफनाया होता है ना, बरियल प्लेस होती है। तो कह रहा है जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर नहीं आएगा, इनकी हालत को ठीक नहीं करेगा। तो दिस मैप्स, ये मैप जो है यही इनकी विंडो है जिससे बाहर देखते हैं। और दीज विंडो डेट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और यही यही जो ये जो क्लासरूम है या ये जो इनकी जिंदगी है, जो स्लम्स हैं, यही इनके लिए मकबरे ना बन जाएं। ब्रेक ओ ब्रेक, कह रहा है तोड़ो इस चीज को। ये ब्रेक ओ ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया, एम्फेसाइजेशन के लिए एक ही वर्ड को दो बार यूज किया। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीटिशन, ब्रेक ओ ब्रेक। ठीक है, अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो इन सब को हमें खत्म करना होगा, तोड़ना होगा। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द, तो कह रहा है इन सब चीजों को तोड़ो, इन्हें यहां से बाहर लेके जाओ। कहां लेके जाओ, टाउन में लेके जाओ। शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन्हें बाहर हरी घास और मिडोज, है ना, चारागाह, खूबसूरत जगहें, वादियां, इनका भी हक है, इन्हें भी घुमाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एश्योर ऑन गोल्ड सेंट्स, है ना। तो ये कह रहा है मतलब इनको भी प्रॉस्पेरिटी कराओ, इनको भी तरक्की कराओ, इनको भी एक्सप्लोर कराओ, दुनिया दिखाओ। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, और जैसे चाहे वो, जिस तरीके से चाहे वो अपनी किताबें पढ़े। नेकेड, ये जो इसने वर्ड यूज करा है ना, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड, है ना। तो टंग्स रन नेकेड का मतलब है जैसे चाहे वो पढ़े अपनी किताबें। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन द हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, तो कह रहा है कि पढ़े। एंड द वाइट एंड ग्रीव लीव्स, एंड द वाइट एंड ग्रीव लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, तो कह रहा है ये बच्चे सारे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इनके लिए जो इनकी लैंग्वेज है वो क्या है, वो सूरज है। मतलब बस यही है, यही तो ये देख पाते हैं, सूरज निकलता है वही देख पाते हैं, बाकी सब अंदर रहते हैं। तो भाई ये थी आपकी पोयम जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज मैंने इसमें आपको समझाई है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र मैंने अभी नहीं किया, और उसका रीजन ये है, मतलब मैं अभी कराऊंगा इसी क्लास में आगे, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे मैंने उसे एक अलग तरीके से आज लिखा है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस आपको आपको ये मिलेंगे आगे, और ये आपका होमवर्क भी है कि आपको निकालने हैं इसमें से पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस आपको इसमें से निकालने हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं इनमें से जिसका मीनिंग आपको नहीं पता हो, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसने बताया था वॉल पे डोनेशंस हैं, मतलब जो लोगों ने चैरिटी दी है, कहीं से रिसीव किया है। हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इट्स ऑल फॉर यू। ओके, देखो मैंने बताया ये सब ऑस्ट्रिया में हो रहा है। तो देखो ऑस्ट्रिया ये कंट्री रही, ये याद भी रखना, है ना। यहाँ पे इन्होंने मीनिंग इसका विकेट का ईविल दिया है, पर ये लिटरल मीनिंग दिया है इन्होंने। इस पोयम में यहाँ पे विकेट का मीनिंग है यूजलेस। ठीक है, बाकी सारे वर्ड आपको बताइए, मैंने लिख दिए हैं। लेट्स मूव फर्दर। मैंने इनके सिनोनिम्स भी यहाँ पे लिखे हैं, मतलब इस वर्ड को आप और क्या कह सकते हैं। तो एक मतलब बहुत ही रिच क्लास है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड। तो भाई सवाल, पहला सवाल आपके लिए, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? जैसा हमने लास्ट क्लास में किया कि मैंने पोइट्री कराई, उसे गहराई से समझाया, एक एक चीज समझा दी, मीनिंग समझा दिया और तुम्हारे हवाले कर दी, और तुमसे कहा कि तुम्हें इसके आंसर्स लिखने हैं। रेडीमेड आंसर्स लिखे लिखाए आपको मिलेंगे कहाँ, फिजिक्स वाला डीपीपी पे। तो आपको फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे इसका आंसर डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा करिएगा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले खुद आंसर लिखिएगा और फिर फिजिक्स वाला पे डीपीपी पे जाके आप अपना आंसर वहां से वेरीफाई करिए। सो इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आपकी अंग्रेजी कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करूंगा कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आपको हिंट्स दूंगा, आइडियाज दूंगा। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सॉर क्रीम? बताया तो था, लिख दोगे द कलर ऑफ सॉफ्ट सॉर क्रीम इज ऑफ वाइट। व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? क्यों कहा उसने? क्योंकि एक तो वो शैबी होंगी, उन देखने में बहुत अच्छी नहीं थी, सब जगह खराब था, सब कुछ खराब था, तो वॉल्स भी खराब थी। तो सौर वॉल्स का मतलब उसने क्या बोला, दो कॉन्नोटेशन आएंगे। एक तो एक ऐसी क्रीम जो खराब हो गई है, तो वो ऑफ वाइट होती है, मतलब उन्हीं दीवारों के बीच उन बच्चों की जिंदगी है, और कहीं ना कहीं से अंदर क्रीम है, और वो दीवारें जो हैं वो उसको सड़ा रही हैं। यू कैन मेक इट लाइक दिस एज वेल, क्योंकि पोएट मल्टीपल मीनिंग देता है। फिलहाल आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सौर क्रीम तो ऑफ वाइट हो गई। नाउ व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? उसने क्लासरूम वॉल्स की खराब हालत को बताने के लिए, मतलब बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्रेस द dirty and the pale and the walls in bad condition, तो उसने इस वजह से ये सौर क्रीम यूज किया है। और इसका एक फिलोसफिकल मीनिंग भी है कि आप समझ सकते हैं कि वही तो दीवारें हैं जिनके बीच में वो पढ़ रहे हैं, तो अगर वो सौर क्रीम हो गई हैं तो इसका मतलब उनका फ्यूचर ऑलरेडी डार्क होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, और इसका जो बेस्ट आंसर है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, फिजिक्स वाला डीपीपी में। दूसरा क्वेश्चन कहता है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डोम्स, क्या बात है, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कौन के ऑपोजिट कैसे हैं भाई। यहाँ पे तुम बात कर रहे हो शेक्सपियर की, जो खूब पढ़ा लिखा है, खूब इसने लिखा, इन बच्चों को कुछ आता नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। दूसरी चीज क्या है, बिल्डिंग्स विद डोम्स, मतलब इनकी जो दीवारें हैं वो ऑफ वाइट हो चुकी हैं। ठीक है, हालत बच्चों की खराब है, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स विद डोम की, है ना। और आपने जो क्लासरूम में जो लगाई हैं पिक्चर्स, वो किसकी लगाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, डोम्स के साथ। क्या उसने लिखा था ना, डोम्स राइडिंग विद सिटी, राइडिंग ऑल सिटीज, है ना। तो उसका क्या मतलब था, यही मतलब था कि सब तरफ तो बिल्डिंग्स हैं, सब तरफ हैं जो आपने दिखाई हैं पिक्चर्स में, दिखाई हैं जो वॉल पे, जो सौर क्रीम वॉल थी उस पे ये वाली पिक्चर्स थी, तो इनको दिखाने का क्या मतलब है। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टी है, कॉन्ट्रास्ट में है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि बच्चों के पास तो बैठने की खाने की जगह नहीं है। अगला क्या है, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, तो आप वर्ल्ड मैप दिखा रहे हो और वो अपनी वैली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। एंड ब्यूटीफुल वैलीज, तो क्या मतलब है ये सब दिखाने का, इसलिए ये एकदम विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट करता है उनकी लाइफ को। इसे आप बढ़िया से फ्रेम करके अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और इसका बेहतरीन आंसर आपको डीपीपी में मिलेगा। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। मैंने डीपीपी में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ एमसीक्यूज भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं वहां से। क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज? कह रहा है व्हाट डज द पोएट वांट, कि पोएट क्या चाहता है, वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, जो बच्चे हैं स्लम्स के, उनके लिए वो क्या चाहता है। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, तो उसने बताया है कि भाई इन्हें ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ, बोला था ना, ग्रीन फील्ड्स में इनको लेके जाओ, इन्हें चीजें एक्सप्लोर कराओ, यहां सब बोला था इसने। ये क्या बोला, ब्रेक ओ ब्रेक, कहाँ, ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ। ठीक है, इनको गोल्ड सेंट्स में लेके जाओ, इनको मतलब इनको भी राइट होना चाहिए, और ये जो इनक्वालिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए समाज में, अमीर और गरीब का जो चक्कर है इसको कम करना चाहिए, और कम से कम बच्चों को एजुकेट तो करना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, खाना वाना अच्छा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इसने बात करी, और इसलिए हाउ डज द पोएट वांट, तो ये इस तरीके से चाहता है कि भाई इनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो, ये बाहर जाएं, ग्रास लैंड्स में जाएं, अपने ऐश करें, जिंदगी जिएं जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं, ये चाहता है। तो इसे आपको बहुत बढ़िया से लिखना है। लेट्स सी कौन कौन बढ़िया से लिख पाता है। अपने आंसर्स आप चेक करेंगे कहाँ से, फिजिक्स वाला डीपीपी से। Why does Stephen Spender use the images of despair and disease in the first stanza of the poem, and with what effect? तो जो पहला स्टैंजा है पोयम में, उसमें उसने दुख की और बीमारियों की बात की है, पोयम में क्यों की है, व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट डालना चाहता है। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ में। देखो भाई, ये था पहला पैराग्राफ, और पहले पैराग्राफ में
व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर यूज द इमेजेस ऑफ डिस्पेयर, क्यों उसने इमेज ऑफ डिस्पेयर, क्यों उसने इमेज ऑफ डिस्पेयर और डिसीज की बात की है स्टैंजा 1 में, क्या कहना चाहता था? तो आप स्टैंजा 1 में आएंगे और देख लेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, फेसेस ख़राब हैं एकदम, ठीक है, और पेल हैं, कमज़ोर हैं, वे डाउन है। तो ये सब इसने क्यों कहा है? जस्ट टू टॉक अबाउट द मिजरी ऑफ द पीपल, मिजरी ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दैट एलिमेंट्री स्कूल। तो जितने बच्चे वो जो उस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी बुरी हालत और मिजरी बताने के लिए उसने ये सारी बातें की हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ उसने इसमें आप ये एक चीज़ और लिख सकते हैं कि उसने अपील की है किससे? विजिटर से, गवर्नर से, है ना, और सरकार से, कि वो क्या करे, इन बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में सोचे। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन। We have just discussed this question. In spite of despair and disease pervading the lives of the slum children, they are not devoid of hope. Give an example of hope and dream. तो देखो होप एंड ड्रीम का एग्जाम्पल भी उसने यहाँ पे दिया था। दो जगह उसने पॉजिटिव बात करी है। एक तो उसने यहाँ पे बोला His eyes live in a dream of squirrels games in the tree। तो यहाँ पे other than this, एक तो उसने यहाँ पे बात करी है। फिर उसने यहाँ पे बोला डिम क्लास के अंदर एक स्वीट और यंग बच्चा भी था, है ना। तो यहाँ पे उसने किसकी कोई थोड़ी पॉजिटिव बात करी है, होप की बात करी है कि बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़े पॉजिटिव है, स्वीट है, यंग है। एक बात और भी करी है कि उनके मन में अभी बहुत सारे क्या है, हाँ, सपने हैं। दूसरी बात उसने कहा वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ नैरो, पेंटेड विद अ फॉग। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई उनका फ्यूचर बड़ा फॉग से है। तो आप ये ऐसे शुरू करेंगे कि उनकी हालत बड़ी खराब है, सब कुछ बुरा है उनके लिए, फिर भी एक उम्मीद है। उसने बात की है कि उम्मीद है, कहाँ पे उम्मीद है? उम्मीद किसकी है? कि भाई उनके पास सपने हैं, वो करना चाहते हैं, वो बाहर देखना चाहते हैं, है ना। यंग एक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्वीट है और यंग है, ठीक है। और फिर उसने यहाँ पे कहा ये जो मैप्स हैं ये इनके विंडोज हैं, इनके थ्रू ही उन्हें उम्मीद है, उनको लगता है कि ये चीज़ें हैं बाहर, ठीक है। तो लेकिन इनका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, इन चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, उन्हें सारी चीज़ें देखना देना पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी उसने होप की बात की है। तो ये दो जगह इसने होप की बात की है, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखना चाहें वैसे लिखिए, इसका प्रॉपर आंसर तो आपको फिजिक्स वाला पे मिल रहा ही है। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल पूछा है तो एक तो आप आराम से दे सकते हैं, मैंने दो बताए आपको। हाउ डज स्टीफन स्पेंडर पिक्चराइज द कंडीशन ऑफ द स्लम, स्लम चिल्ड्रन। ये तो पूरे पैसेज, पूरे पोयम में यही है। पहले स्टैंजा में उसने यही बताया कि उनके उनके बाल कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, उनकी शक्ल कैसी हो रही है, वो दिख कैसे रहे, एक डिसेबल्ड बताया उसने, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसमें रख के एक बेहतरीन आंसर इसको बना सकते हैं। ईजीएस्ट था ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो इतना ही है इस पोयम में। अभी हम बात करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसकी थीम को समझेंगे, इसके पोइटिक डिवाइसेस समझेंगे। यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, खाली मीनिंग से तो मतलब नहीं है। मीनिंग से तो आप आंसर्स बना देंगे, थीम से क्या होगा? थीम से आप जानेंगे कि ये किसके बारे में है। मैंने आपको बताया सोशल इनजस्टिस, है ना, गरीब के, उसने कहा ना द वर्ल्ड, गिव द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कि दुनिया को उसकी दुनिया दे दी। दुनिया किसकी है? अमीरों की, है ना। क्लास की इनइक्वालिटीज है। ही प्रेजेंट द थीम बाय टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट इनकम्पैटिबल वर्ल्ड्स, है ना, दो अलग अलग दुनिया है, एक दुनिया जो गरीबों की है, एक दुनिया जो अमीरों की है। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द सिविलाइज हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड ऑफ द नैरो लेन्स एंड स्क्रैम्पल्ड होल्ड। स्क्रैम्पल्ड मतलब वीक, है ना, होल्ड। द गैप बिटवीन दीज टू वर्ड्स हाईलाइट सोशल डिस्पैरिटीज, के क्या क्या डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस और क्लास की इनइक्वालिटीज के बारे में बात की है। तो ये थीम क्या थी इसकी? पॉलिटिकल थीम है इसकी, ये दिखाना चाहता है ना, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ से एक आंसर आपका थीम पे बन सकता है। दूसरा जो मुद्दे की बात है वो भी यही है। देखिए जो सेंट्रल आइडिया होता है वही थीम होती है, बस इसे थोड़ा इलेबोरेट करके मैंने लिख दिया है। अगर आपके पास आंसर आता है राइट द थीम ऑफ द पैसेज या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। सॉरी, पैसेज बोल रहा हूँ, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइट्री, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द या फिर राइट द थीम ऑफ द पोएट्री, या व्हाट डज द ऑथर
व्हाट इज द पोएट स्टीफन स्पेंसर वांटेड टू कन्वे इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये वाला लिख देना है, स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। जो उसने बताई है कहाँ की, ये यहाँ का है, ऑस्ट्रिया का स्कूल है। कौन से प्रोविंस में, अल्पाइन प्रोविंस भी उसने बता दिया। ठीक है, इस पे आपका वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, ऑस्ट्रिया अल्पाइन प्रोविंस। और इनकी हालत बड़ी ही ख़राब है। क्यों ख़राब है इनकी हालत, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं और अभी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनके जो फेसेस हैं वो एकदम पीले हो चुके हैं, कमज़ोर दिखते हैं, ये अलगे दिखते हैं, कमज़ोर दिखते हैं, पतले पतले दिखते हैं, बोनी दिखते हैं, है ना। और इनके इनकी इनकी कंपैरिजन उसने किससे की है, रूटलेस वीड से। रूटलेस कौन होते हैं, कोई जिनका कोई आधार नहीं होता, रूटलेस वीड, है ना। और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सरवाइव कर पाए, अपने एग्जिस्टेंस की कोई वजह ढूंढ पाए, है ना। दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड, मतलब खाने पीने को भी उनको सही नहीं मिलता है। तो इसके खिलाफ, इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है स्पेंडर ने इन इन बच्चों के बारे में, कि भाई इनकी लाइफ स्लम्स में कुछ भी नहीं है, और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इनके पास ब्लेसिंग नहीं है। और ही मेक्स अ फ्रेंटिक अपील। फ्रेंटिक अपील का क्या मतलब है, एक तो होता है कि मैं कहूँ देखो भाई बहुत ज़रूरी है, इन बच्चों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और एक है इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैंटिक अपील। तो फ्रैंटिक का मतलब होता है जब आप इरिटेटेड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, है ना। तो इसने एजिटेट होके एक अपील की है ना, किससे, टू दी एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी गवर्नर्स हैं, विजिटर्स हैं, अमीर लोग हैं, उनसे, कि भाई इन लोगों के बारे में सोचो, इनका कुछ बेटर करो, और थ्रू एजुकेशन इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो सोशल इनजस्टिस हटा देगा ये, और क्लास में जो इनकी इनइक्वालिटीज है उनको भी दूर कर देगा। तो उम्मीद है पोयम आपको एकदम समझ में आ गई होगी, सेंट्रल आइडिया एकदम क्लियर कर देगा सारी चीजें। पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। कौन कौन से, मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ मैंने मेंशन कर दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोयम बड़ी थी तो बहुत सारे थे। तो अगर आपसे पूछे सिमली कहाँ कहाँ यूज हुई है, सिमली को गहराई से जानने के लिए मेरी लास्ट वाली क्लास देखिए, मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको लाइक या फिर एस मिलता है तो याद रखिए कंपैरिजन के लिए सिमली का यूज होता है। तो इट इज अ लिटरली डिवाइस यूज फॉर कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक एस, लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉन, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखो लाइक रूटलेस वीड्स, तो ये हो गया ना सिमली। या फिर शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो ये हो गया ना। ये सारे के सारे इसने सिमिली का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे भी देखिए, ये स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। ठीक है, तो फिर एक बार इसने लाइक का इस्तेमाल किया या एस का, और ये सिमिली यूज किया इसने। सिमिली के अलावा आप देखेंगे इसके अंदर मेटाफर भी यूज हुआ है ना, जहां पे उसने ये बोला हुज लैंग्वेज इज द सन, कि उनकी भाषा सूरज की है। ठीक है, या फिर द पेपर सीमिंग बॉय, ये भी क्या होता है, ये भी कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन क्या, आप बताते हैं कि कोई चीज कैसी लगती है। मैंने आप लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, द क्वीन ऑफ माय हार्ट इज अ मेटाफर। ठीक है, या फिर द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये क्या है, इट्स अ मेटाफर। तो ये क्या कह रहा है, ऐसी पेपर बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा दिखता हुआ बच्चा, विद रेड आईज, चूहे जैसी आंखें, चूहे की आंखें उसके पास, छोटी छोटी आंखें होती हैं चूहे की, अंदर धसी हुई, उसको बोल रहे हैं, है ना। क्रीम वॉल्स, ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। तो यहाँ पे सारे मेटाफर इसने यूज करे हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। ये देखिए, कह रहा उनका जो टाइम है और उनकी जो जगह है वो क्या है, वो फॉगी स्लम है। तो जब भी हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं या उसके अंदर बीच की कुछ सिमिलैरिटी बताते हैं, बेसिकली कंपैरिजन से ज़्यादा बढ़िया वर्ड है सिमिलैरिटी। तो जो जितनी भी सिमिलैरिटीज हम लिखते हैं ना, अगर आपको दो चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, वो मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट।
इट इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड। अब देखो रिपीटिशन क्या होता है, फार फार 2 बार आ गया तो यही रिपीटिशन होता है, इसमें क्या नई बात है। ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक 2 बार आ गया तो ये क्या हो गया, ये रिपीटिशन हो गया। इससे आप एलिट्रेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। एलिट्रेशन में क्या होगा, फार फ्रॉम फ्रेंड्स, तो ये एलिट्रेशन हो गया। सेम साउंड आ रही है, एफ की साउंड आ रही है सीनों में, तो ये एलिट्रेशन हो गया। बट ये क्या है, ये रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन ये है जब दो सेम वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये देखिए एलिट्रेशन आ गया यहाँ पे, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, तो बॉटल बिट्स क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। लाइफ लाइक्स एक जैसे साउंड है, एल एल, तो ये एलिट्रेशन हो गया। फार फ्रॉम, तो इसको भी कह सकते हैं, पर ये ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है रिपीटेशन का। ऐसे ही अदर देन दिस, तो देन दिस ये क्या हो गया, अदर देन दिस, तो ये भी सेम साउंड दे रहा है, ये भी एलिट्रेशन हो गया। इसी तरीके से श्योरली शेक्सपियर, तो श्योरली शेक्सपियर क्या हो गया, ये भी ऑलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, अगेन ऑलिट्रेशन, तो खूब सारा ऑलिट्रेशन भी इसमें यूज हुआ है, मतलब भर भर के पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। बड़ा बड़ा मतलब बड़ी पोएम है ना, इसलिए इसमें ज्यादा मिलेगा आपको। पन क्या होता है, पन का मतलब है इट इज अ लिटरली डिवाइड दैट प्लेस विद वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स। जैसे मैं कहूं अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, तो इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अंधेरी रात में मैंने अपना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट तुझे दे दिया हो, या अंधेरी रात में जो दिया, जो दीपक जिसे आप बोलते हैं, वो तेरे हाथ में है। और भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं ना। इट्स अ वियर्ड एग्जाम्पल इन हिंदी, हाउ एवर इट इज रेलेवेंट, आपको एकदम समझ आ जाएगा। अभी क्या कह रहा है, इट इज अ लिटरली डिवाइस दैट प्लेस विद वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स। रिसाइटिंग अ फादर्स, अब मैंने कहा था ना इसके मल्टीपल मीनिंग है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज, कहने का मतलब है ये भी हो सकता है कि भाई उसके पापा को कोई बीमारी हो, वहीं से उसे लगी हो, ठीक है, वो रिसाइट कर रहा है, उसी को जीता आ रहा है, या फिर उसकी पापा की वजह से उसको कोई बीमारी लगी हो, तो ये भी मल्टीपल मीनिंग्स दे रहा है। सौर क्रीम, मैंने कहा इसके फिर से मल्टीपल मीनिंग है। लेड स्काई या लीड स्काई, दोनों मीनिंग है। अगर ये लेड लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा वो जो लेड मेटल होता है, लीड का मतलब होता है जो उधर की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसे पोएट आप हम मिलेंगे आपको जो मल्टीपल मीनिंग में लिखते हैं। ऑल दीज वर्ड्स फ्रेजेस हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एक से ज्यादा मीनिंग है, इसे हम कहते हैं पन। पर्सोनिफिकेशन, किसी बेजान चीज को जानदार बना के यूज कर देना, वो भी इन्होंने किया है ना। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, तो सिविलाइज्ड डोम का क्या मतलब है यहाँ पे, मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, या तो ह्यूमन बींग्स जैसा आएगा, या फिर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सुंदर, उनकी बात हो रही है। तो द वर्ल्ड राइड इज यूज फॉर ह्यूमंस, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। हेयर इट इज यूज फॉर सिविलाइज्ड डोम, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन बना के यूज किया, क्योंकि सिविलाइज्ड डोम राइड तो नहीं कर सकते ना। राइड करने का मतलब होता है ड्राइव करना या चलाना किसी चीज को, प्रोपेल करना, तो प्रोपेल तो नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, पर्सन बना के यूज किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो है मेटोनिमी। मेटोनिमी भी इसमें यूज हुआ है। मेटोनिमी क्या होता है, इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और एडजंक्ट फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट। एग्जाम्पल, जैसे उसने कहा अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ड्स, ये क्या है, आपने क्या किया, किसी एक चीज की जगह आपने दूसरी चीज रख दी और उसका नाम बदल दिया। जैसे मैंने कहा रोमन रेंस के लिए आपने ये सेंटेंस दिखा होगा, जब वो गुस्से में होता है, मार रहा, द बिग डॉग इज ऑन फायर। तो द बिग डॉग कौन हो गया भाई, ये तुमने क्या किया, एक नया नाम दे दिया। तो जब आप किसी को नया नाम दे देते हैं, कुछ और मान लेते हैं, तो उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं ना, नया नाम, मेटोनिमी। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हियर सिंबलाइजेस द रिच, तो यहाँ पे ये जो है द रिच, अमीर लोग हैं, तो अमीरों को उन्होंने कह दिया भाई दुनिया तो इन्हीं की है, यही दुनिया है, इन्हीं की दुनिया है। जैसे तुम कहते हो ना, तुम ही मेरी जिंदगी हो, ए जिंदगी कहाँ जा रही हो, तुमने उसका नाम जिंदगी रख दिया, ऐसे समझ लो। तो ये क्या हो गया, ये मेटोनिमी हो गया। बड़े मजेदार चीज है भाई लिटरेचर। एंजम्मेंट आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि आप एक सिंगल आइडिया को आखिर तक चलाएंगे विदाउट यूजिंग पंचुएशन। सो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। तो ये कह रहा है हिज आईज लिव इन अ ड्रीम और ऑफ स्क्वायरल्स गेम, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे ही चला था, इन ट्री रूम अदर देन दिस, ठीक है। तो बिना पंचुएशन के आप इसी को ऐसे चलाते हैं तो उसे एंजम्मेंट बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, तो ये सब भी इसमें यूज हुआ है, ठीक।
ठीक है भाई। अब मुद्दे की बात क्या है, मॉरल ऑफ द मैसेज, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, है ना, कि भाई ऑप्टिमिज्म, ये सब यही सब हमने डिस्कस किया है कि जो पोयम है, ये जो रूलर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं, गवर्नर्स हैं, इन सब से और इंस्पेक्टर से, इन सब से कहा जा रहा है कि भाई जो बच्चे हैं स्लम्स में, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो पोयम क्या एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड किया उसने, मैसेज दिया है सब लोगों को कि देयर आर सॉल्यूशंस, के सॉल्यूशन तो हैं इस प्रॉब्लम के, और a lot of these children can be improved, इसमें से बहुत सारे बच्चे इंप्रूव किए जा सकते हैं। द पोएम raises concern, तो ये कौन कौन से कंसर्न उठाए पोएम ने, सेंसिटिविटी टू द अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको सारे सुविधाएं नहीं मिलती, उनकी बात उसने की है कि अंडर प्रिविलेज है बच्चे, है ना। इक्विटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर, कि उनका शेयर नहीं है चीज़ों में, इक्वालिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, लोगों के पास फिलंथ्रॉफी नहीं है। फिलंथ्रॉफी का मतलब क्या होता है, काइंडनेस या फिर उदारता, जेनेरोसिटी। जेनरस जानते हो, तो वही कह रहा है, जेनरोसिटी नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, एंड द नीड टू चेंज द कंडीशन ऑफ दिस। तो ये कह रहा है ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप करना चाहेंगे तो आप इन बच्चों की कर सकते हैं। दिस इज द मॉरल ऑफ द मैसेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द पोइट्री। ठीक है भाई, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पड़ाव। अगला पड़ाव बड़ा ज़बरदस्त है और आपको एक बार फिर से 5 नंबर दिलाएगा। तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, तो आराम से देखिए आप इसे और मुझे बताइए। आर्टिकल राइटिंग, देखो भाई बड़ी मज़ेदार चीज़ है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल, और इसका बहुत स्कोप भी है, अभी बहुत सारे आर्टिकल राइटर्स की हायरिंग भी जगह जगह चल रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो काम आएगी, उसके बाद भी आपको बहुत स्कोप इसमें मिलने वाला है अगर आपको आर्टिकल लिखने में मज़ा आता है। तो बेसिकली आर्टिकल होता क्या है, ये क्या होता है कि आप अपनी सोच कैसे पेन के थ्रू दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। पहले ज़माना हुआ करता था एस्सेस का, अब एस्से को एक बेहतरीन रूप दे दिया है और उस रूप को हम आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल अब थोड़ा डिफरेंट है एस्से से, और अब ये बड़ा बढ़िया तरीका होता है, वंस ओन थॉट ऑन एन इशू और अ सब्जेक्ट लॉजिकली एंड कोहिरेंटली रिटन। कोहिरेंटली मतलब जो रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो, लॉजिकल हो, रिटन इन मीनिंगफुल पैराग्राफ्स। तो इसमें आप बेसिकली देखेंगे बड़ा आसान आर्टिकल होता है। 3 पैराग्राफ इसमें मेन होते हैं, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा पैराग्राफ बॉडी होता है और तीसरा कंक्लूजन। देखते हैं आगे, 15 मिनट की क्लास और है, 15 मिनट में आपकी आत्म तृप्त हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा ये तो बड़ी आसान चीज़ है। 5 नंबर आसानी से कमाए जा सकते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखिए। पहले एक आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाता है टाइटल, उसके बाद आ जाता है बाय, किसने लिखा, फिर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 में आ जाएगा इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 2 में आ जाएगी उसकी बॉडी जो भी आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ 3 आपको दे देगा उसका कंक्लूजन। तो बस इतनी सी बात है दोस्त, ठीक है। देखना है अब इन चीज़ों में ध्यान किस चीज़ों का रखना है, वो ये रही, गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। अब देखो टाइटल अगर बढ़िया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा है, अगर कोई टाइटल बढ़िया दे दिया जाए, जैसे कि टाइटल में लिखा हो कुछ भी ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आया लिखने के लिए और आपने लिख दिया वुमेन एट इट्स बेस्ट, ऐसे लिख दिया आपने, वुमेन या वुमेन एट देयर बेस्ट आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आदमी पढ़ना चाहेगा, कुछ भी कैची सा हो तो उसको आप जितना कैची बना सकते हैं, 4 से 5 वर्ड में, 6 वर्ड में, 7 वर्ड में, बस वो उतना बढ़िया लगेगा। तो बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग, जबरदस्त ओपनिंग सेंटेंस के साथ, इट इज गुड टू यूज एन ईडियम। अगर आप एक ईडियम यूज कर लेंगे या फिर फ्रेज यूज कर लेंगे तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है तुम्हें ईडियम फ्रेज ध्यान में नहीं आ रहा, तुमने उसी को सोचने में 10 मिनट बता दिए, ये बदतमीजी होती है। बस कोई भी कैची लाइन लिख दो जिसमें शुरू में उसे मजा आए रीडर को और वो बंधा रहे, एंड गेट्स देम इंटरेस्टेड इन दी टॉपिक, तो उसको उसमें जोड़ के रखने के लिए। आगे क्या है, प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडियाज। अब तुमने मान लो बोला, मान लो तुम्हारे पास ये आर्टिकल आया लिखने के लिए,
फेमिनिज्म पे। तो और तुमने लिख दिया हाँ भाई फेमिनिज्म तो होना चाहिए, लड़कियां आजकल बड़ी परेशान है, इनको तो ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, रिजर्वेशन दे दो इनको, कोटा दे दो, ये दे दो, पर क्यों दे दो? तो यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा आपसे कि आप सपोर्ट करेंगे अब, है ना। आपने कहा कि भाई आपने ये कहा कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होना चाहिए, तो भाई ये तो बताओगे क्यों? तो अपने सपोर्ट के लिए आप एविडेंस देंगे, उनको इलेबोरेट करेंगे और बढ़िया से लिखेंगे उनकी बॉडी में। यूज लिंकिंग डिवाइसेस, है ना, कहने का मतलब है, अभी देखो ये तो बड़ी बेकार सी बात है कि यूज लिंकिंग डिवाइसेस, तो खाली लिंकिंग डिवाइस नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को बेहतरीन बनाने के लिए। तो हाउ एवर का मतलब होता है बट, देयर फोर, ऑल दो, इवन, है ना। ये कह रहा है ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर लो जिससे थोड़ा आसान हो जाए सामने वाले के लिए समझना कि जो बात बंदे ने बोली है उसके लिए उसने प्रूफ भी दिए हैं, एविडेंसेस भी दिए हैं, उसको इलेबोरेट मतलब बड़ा चढ़ा के, बढ़ा के, एलोंग करके भी उसने लिखा है। ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कंपोजिशन बन के आएगा, जो आपका आर्टिकल बन के आएगा, वो कैसा होगा, वो बढ़िया लगेगा। लगेगा हाँ यार एक ही चीज़ की शुरू से लेके आखिर तक एक ही बात हो रही है। नहीं तो क्या लगेगा, नहीं तो लगेगा अभी अभी तो ये बात कर रहा था, अभी ये यहाँ आ गया, अभी ये बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको एक फ्लो में लिखने के लिए इन लिंकिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ दैट फॉलोज टू स्ट्रेंथन योर आइडियाज। अब यही तो करोगे, पैराग्राफ चेंज क्यों करते हो? एक बात खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा फेमिनिज्म होता क्या है और ये कब से शुरू हुआ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री बता के, अब तुमने उसी में ये भी बता दिया कि भाई इसको, इसकी ज़रूरत है हमें बहुत। फिर तुमने बताया इसकी ज़रूरत क्यों है, उसमें अपने तुमने पॉइंट्स रखे कि भाई वुमेन का रोल बहुत बड़ा है सोसाइटी में। तुमने बताया कि इनके ऊपर एक ज़माने से अत्याचार हो रहे हैं। तुमने बताया कि जब हमने वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू करी तो हमारे पास सरोजनी नायडू और सुनीता विलियम्स जैसी लेडी भी आई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमने अपनी एविडेंसेस दिए प्रूफ के लिए, और फिर लास्ट में तुमने कंक्लूड किया। ठीक है, तो क्या है, तो ये आप क्या करेंगे, ऐसी आप नए पॉइंट से शुरुआत करेंगे। पॉइंट का मतलब है कि शुरू में जैसे पहले में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे में स्ट्रेंथन किया और लास्ट में कंक्लूड। सो डेवलप योर आइडिया एज मच एज यू कैन। तो जो भी बात बोल रहे हो ना, डंडा ठोक बोलो। डंडा ठोक बोलने का मतलब है कि जो भी तुम बोलो स्ट्रांगली बोलो, सारे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल क्या मतलब है कि जिसको वेरीफाई कर जा सकता हो। पर्सनल एग्जांपल मत दो, ये मत दो कि मेरी चाची थी, मेरे चाचा ने उनको निकलने नहीं देते थे, फिर एक दिन चाची ने क्या कहा, चाची ने सोचा चाचा को बिना बताए निकल जाती हूँ। चाचा वॉशरूम गए, चाची वॉशरूम में चाचा को लॉक करके बाहर भाग गई, इनको नौकरी मिल गई, जो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही है, और चाचा मेरे अभी भी लॉकरूम में, बाथरूम में बंद है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल आपको नहीं देना है, हमें एग्जाम्पल देने हैं ऐसे जो वर्ल्ड वाइड है, जिनको सब लोग जानते हैं ना, तो पढ़ी लिखी बात करनी है। कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे कंक्लूड करो। ठीक है, और कोशिश करो कि तुम इसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करो। जब तुम पैसिव का यूज करते हो ना, तो आपको किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना पड़ता। जैसे मैं कहूं, अगर एक तो तरीका ये पीपल क्रिटिसाइज विमेन, है ना, और एक है women are criticized। अब खुद बता दो ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। ये किसी को बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा, यार लोगों की कह रहा है, लोग में मैं भी आता हूँ। और पीपल विमेन आर क्रिटिसाइज, तो जरूरी नहीं कि तुम भी कर रहे हो। तो ये वाला सेंटेंस हमेशा बेस्ट है, और ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि कोशिश करिए सेंटेंसेस को ऐसे ना लिख के ऐसे। ह्यूमर का इस्तेमाल करिए। ह्यूमर का मतलब है कि आप थोड़ा उसको एंटरटेनिंग रखिए, एक आध बीच में शॉर्ट जोक, पंच या पन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो मैंने अभी आपको लिटरेचर में पढ़ाई हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आप थोड़े इमोशंस दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जिनका बट वो अपने आप में एक सवाल तो है, वो सुन बड़ा बड़ा चलाकर पूछा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे ये सवाल है, अगर आप औरतों को उनकी ज़िंदगी नहीं देना चाहते, अगर आप औरतों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि औरतें घर से ना निकलें, अगर आप ये सब चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप औरतों को मार देना चाहते हैं, उनका दम घोट देना चाहते हैं? तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन हो गया, इसमें बड़ा सारा इमोशन हो गया, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा बट फैक्चुअल नहीं होगा।
ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी लगे और वो फैक्चुअल नहीं हो, वो रेटोरिकल होता है, और आप इसका इस्तेमाल अपने आर्टिकल्स में कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस हाँ, इफ स्पेसिफिक इफेक्ट देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी लोखंड वाला, है ना, शूट आउट एट लोखंड वाला। उसमें अमिताभ बच्चन लॉयर बना हुआ है और लास्ट में वो एक सवाल रखता है कि अगर आपके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हो या एक गुंडा खड़ा हो हाथ में बंदूक लेके, तो आप किसको पसंद करेंगे, एक पुलिस ऑफिसर को या गुंडे को? तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, बट ये क्यों यूज किया, एक स्पेसिफिक इफेक्ट देने के लिए कि भाई अगर आपके शहर में गुंडे भी बंदूक लेके घूम रहे हैं और पुलिस भी बंदूक लेके घूम रही है, तो इट्स बेटर कि पुलिस ही घूमे, गुंडों का भरोसा नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर, मार्क्स कैसे मिलेंगे, फॉर्मेट के लिए मिलेंगे। फॉर्मेट टाइटल प्लस राइटर्स नेम्स, ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, कंटेंट आप अपना लॉजिकल लिखिए और रेलेवेंट रखिए, इधर उधर की बात नहीं करनी है, ये बात याद रखिए। टू द पॉइंट जितना रहेंगे उतने बढ़िया नंबर आपको मिलने वाले हैं, है ना। और एक्यूरेसी रखिए, अगर कोई फैक्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो पक्की बात करिए, है ना, डंडा ठोक बात करिएगा, फ्लुएंसी के साथ करिएगा। कनेक्टिंग स्टेट्समेंट का यूज आपको करना है। फॉर्मेट उसका कैसा रहना है मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएगी हेडिंग। बाय लाइन का मतलब है कि किसने लिखा है ना, नेम ऑफ द राइटर। फिर बॉडी, द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, 3 से 4 पैराग्राफ में। ठीक है, ये आपको लिखना है। 3 तो मान के चलिए, मिनिमम 3 तो लिखिएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं 2 से, पर आपको 3 लिखने हैं, है ना। एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल विद द ओपिनियन और रिकमेंडेशन। हाँ तो ठीक है, आपको लास्ट में सोल्यूशन तो देना ही है, आपने क्या माना है, क्या किया है, कैसे होनी चाहिए। आप चाहें तो अपील कर सकते हैं एक, है ना, या फिर एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंटिसिपेट का मतलब है आप कहना है कि अगर ये होगा तो इससे ये हो जाएगा, तो एंटिसिपेट भी कर सकते हैं और कुछ सोल्यूशंस भी दे सकते हैं, रेकमेंड भी कर सकते हैं लास्ट में। तो याद रखिए, आपका पहला, लास्ट और बीच वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब तीनों ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो हेडिंग कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी कैची, मैंने बताया। ऑल्सो नीड टू रिलेट टू द रीडर्स सर्च टर्म, है ना। कहने का मतलब है वो जरूर होना चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप फेमिनिज्म पे लिख रहे हैं और आपने फेमिनिज्म वर्ड ही यूज नहीं किया, तो वो उस वर्ड का यूज जरूर होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द हेडिंग, हाँ वही मैंने कहा था आपसे, 5 to 7 वर्ड्स के बीच में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थिंक क्रिएटिवली एंड इम्प्रेस द ऑडियंस, मैं ना बढ़िया कैची अगर हेडिंग होगी दुनिया पढ़ेगी, है ना। और वो तुम देखते नहीं हो, अपने फेसबुक स्टेटस डालते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हो, कैची कैची लाइन डालते हो, है ना। जैसे तुमने देखा होगा लड़कियां वो ऐसा वाला मुंह बनाती हैं, नीचे लिखती हैं क्यूटनेस अनलीश्ड। भाई इतना दिमाग यहाँ लगाओगे ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो क्यूटनेस अनलीश लिखते समय जो तुम्हारे दिमाग में आता है ना, उसी तरह की कैची लाइंस तुम्हें यहाँ पे लिखनी है। एंड इंक्रीज देयर एंग्जाइटी, हाँ तो उनको ना तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कुछ बढ़िया। जैसे तुमने एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया लाइन लिखते हैं वो, कि तुम एक बार तो पूरा एडवर्टीजमेंट देख ही लोगे। नेक्स्ट, बाय लाइन, इट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन, ये तो आपको बताइए कौन लिख रहा है इस आर्टिकल को। अगर ये नहीं पूछा गया है, इफ आस्क्ड देन ओनली राइट योर पर्सनल डिटेल। अगर आपसे कहा गया है कि भाई तुम्हारा नाम राहुल है, तुम रवि हो, तो आप कर सकते हैं, ये पर्सनल डिटेल लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है और तुम खुद कह रहे हो कि भाई मैं ये हूं, मैं, तो वो मतलब नहीं है, वो नहीं करना है। ठीक है, द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल विच कैरीज मोर वेटेज, ये मैंने आपको बता दिया। 3 से 4 पैराग्राफ में ये पूरा होगा। हाँ, तो पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग कि क्या मतलब है, जैसे फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का मीनिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ब्रीफली टेल अबाउट आर्टिकल, अबाउट सम कोटेशन, फैक्ट्स, ये सारी चीजें। उसके बाद पैरा 2 में अब आप अपने आइडिया को बिल्ड करेंगे, है ना, कि इसकी जरूरत क्या है, क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें आप इसको बिल्ड करेंगे। उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द क्वेश्चन। तो जो भी पूछा गया है, जो भी मैटर है, उस पर बढ़िया से आप लिखेंगे। और
इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इसमें आप टाइप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा फेमिनिज्म कई तरह के होते हैं, ठीक है, 3-4 तरह का फेमिनिज्म होता है। फिर आपने करंट सिनेरियो के बारे में बता दिया कि आज फेमिनिज्म की क्या हालत है। एक ज़माने में था कि हम सिर्फ ये कोशिश करते थे कि हम औरतों को स्कूल भेज दें, आज सबकी बच्चियां तो स्कूल जा रही हैं, पर अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी वक्त से पहले शादी ना कराई जाए, है ना। तो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, उनके करंट सिनेरियोज क्या हैं, यूज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का भी इस्तेमाल आप करेंगे। क्या, डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट्स फैक्ट और डेटा, यू में ऑल्सो राइट दी कॉन्सिक्वेंसेस। कहने का मतलब है, आपने मान लीजिए कोई सोल्यूशन दिया, आपने कहा कि लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए, ठीक है, और नौकरी में उन्हें कोटा नहीं देना चाहिए। एजुकेशन आप फ्री करेंगे तो हर लड़की बढ़िया से पढ़ेगी, कुछ भी उसको करना है वो फ्री में पढ़ सकती है, लेकिन नौकरी में कोटा नहीं है, मतलब तो एक अपॉर्चुनिटी भी दी है और एक जगह कंपटीशन भी दिया है, ठीक है। तो अब इस बात को आप बढ़िया से फैक्चुअल वे में कैसे बताएंगे, आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगर लिखूंगा तो सपोर्ट कर पाऊंगा, आई हैव गॉट इक्वल, मतलब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको भी पॉइंट्स देने हैं। जो भी आप लिखेंगे उसकी सपोर्ट में आप तो ये लिख दो कि शाहरुख खान को प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन क्या आपके पास फैक्ट्स हैं, क्या आपके पास फिगर्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। दैट मीन्स वॉट एवर यू राइट यू मस्ट बैक इट, जो भी तुम लिख रहे हो उसको बैक करने के लिए तुम्हारे पास फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट के बारे में भी आप थोड़ा उसमें बता सकते हैं, तो इससे बस आइडिया मिल गया आपको आप क्या क्या लिख सकते हैं। और देखो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, कोई भी अगर टॉपिक आर्टिकल आता है तो उसके कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ मॉरल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं। अब साइंटिफिक में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। ऐसी मॉरल में कई सारे आ जाते हैं, जैसे रिलीजियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। और मतलब किसी भी चीज की हिस्ट्री भी होती है, और करंट सिनेरियो जैसे आपने पीछे देखा। तो ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको एक चीज के मिल सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को इन मल्टीपल चीजों में तोड़कर और फिर आप अकॉर्डिंगली उसको लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, तो फॉर्मेट कैसे रहेगा, सबसे ऊपर हेडिंग, फिर राइटर का नाम, फिर बॉडी, पैराग्राफ 1 2 3, छुट्टी, ठीक है दोस्त। अब एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, इसके मार्क्स भी एक बार देख लेते हैं, बड़ा आसान है। कंटेंट के 2 नंबर है, एक्सप्रेशन के 2 नंबर है, और 1 नंबर है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट ऐसा कुछ है नहीं, तो 1 नंबर उसका तो आपको मिलेगा ही। तो ये सब बहुत आसान है, मेन चीज है आर्टिकल को लिखना, यही मुश्किल है। द नंबर ऑफ वुमेन इन दी पुलिस, अब देखो ये दे रखा है 2010 में आया था ये आपके यहाँ। क्या पूछा गया था कि जो वुमेन है पुलिस फोर्स में वो इनसफिशियंट है, मतलब पर्याप्त नहीं है, खासतौर से तब जब वुमेन की टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। देख रहे हो, लोग कह रहे हैं लड़कियां तरक्की नहीं कर रही, देख रहे हो कहां पहुंच गई, टेररिस्ट बन गई 2010 में। राइट एन आर्टिकल इन, वह ना 150 to 200 वर्ड्स का यूजुअली आपके पास आता है हिंदुस्तान क्रॉनिकल के लिए, ऑन द नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोच के एक जबरदस्त आर्टिकल लिखिए, सब आपके पास है। मतलब 1 मिनट में तो नहीं लिख पाओगे, वीडियो को रोको, आर्टिकल लिखो और तभी आगे बढ़ना। उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। 30 सेकंड्स का पॉज दे रहा हूँ, 30 सेकंड बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, 10 सेकंड का पॉज। वीडियो रोक के आर्टिकल लिखिए पहले। उम्मीद है आपने आर्टिकल लिख लिया होगा, वीडियो रोक कर लिखना था। तो अब एक बार देखते हैं, देखो भाई ये दिया है इसने हेडिंग सबसे ऊपर, इस हेडिंग को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन, तो आप क्या भी ये भी लिख सकते हो, डायर नीड ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स, या फिर डू वी हैव सफिशिएंट वुमेन इन द पुलिस फोर्स। इस तरीके से कोई भी बढ़िया सी आप हेडिंग दे सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया आपका पैराग्राफ 1, इसको गौर से पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड, मैं यहां से हट के पढ़ रहा हूं आपके साथ। सो द वुमेन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन हैज सीन अ रेडिकल improvement in the recent few decades.
women are no longer confined to their homes। तो कह रहा है देखो एक बड़ा इंप्रूवमेंट तो आज गया है। रेडिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। कहाँ घूंघट में रहती थी, आज टेररिस्ट बन गई हैं, तो इंप्रूवमेंट तो आया है। इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स वुमेन आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू देयर होम्स। अब वो अपने घर में अब और ज़्यादा नहीं रहती हैं। हैव कम फॉरवर्ड टू एक्सेल इन ऑल फील्ड्स में आके वो एक्सेल कर सकती हैं। ठीक है, सब जगह मतलब अब लड़कियों को नौकरी मिल जाती है और मर्दों के बराबर ही हैं, एट पार नहीं है भाई। 2010 की बात है, अब तो बाहर निकल चुकी हैं मर्दों से। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स सीम्स इनसफिशिएंट। लेकिन पुलिस फोर्स में अभी भी कम है, गोली खाना पड़ती है ना वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ अभी कम है। स्पेशली व्हेन वी कंपेयर देयर इंक्रीजिंग नंबर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब औरत को औरत पकड़े तो बेहतर रहता है, इसलिए अब टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है तो वुमेन को भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगी। वुमेन आर श्योर टू, तो ये सब देखो पहले पैराग्राफ में, देखो इसने क्या लिखा, बेसिक बात बताई कि भाई ज़रूरत क्यों है ना, कि बड़ी सिंपल सी बात है कि क्यों ज़रूरत है, टेररिज्म बढ़ रहा है। वुमेन आर श्योर टू प्रूव देयर वर्थ इन द पुलिस फोर्स एज दे आर मोर कमिटेड। अब कह रहा है वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा कमिटेड होती हैं, सीधी सी बात है। एक बच्चा माँ पाल ले, एक बाप पाल ले, बाप तो परेशान हो जाता है, माँ हर चीज़ में संभाल लेती है। टू द कॉज दे वर्क एंड लेस करप्ट, और करप्ट भी कम होती हैं। आज तक तुम्हें पापा ज़्यादा करप्ट मिलेंगे, मम्मियाँ कम करप्ट होती हैं। यूजुअली जनरली ऐसा देखा जाता है कि माँ ने कम बुरा किया होता है, बाप ने ज़्यादा बुरा किया होता है। टू क्वालिटीज दैट आर लैकिंग इन पुलिसमैन, है ना। तो ये दो क्वालिटीज हैं जो पुलिस मैन में नहीं है, पुलिस वुमेन में हो सकती हैं। कौन सी? कि लेस करप्ट होती है। तो ये बहुत मजबूत बात नहीं है, बस लिखने वाली बात थी, लिख दी इसने। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में इसने खत्म कर दिया है, द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द रिजर्व। अब इसने बताया सोल्यूशन कि भाई कोटा बढ़ा दो लड़कियों का, ठीक है, पुलिस फोर्स में। ये इसने पहली चीज बता दी। वुमेन नीड टू बी गिवन इंसेंटिव्स, ये इसने बताया दूसरा रीजन। तो इसके नंबर मिलते हैं, ये एक नया पॉइंट, ये दूसरा नया पॉइंट, तो नंबर मिला। टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स एंड दिस श्योर टू प्रूव फेवरेबल एज दे ब्रिंग। अब इसने ये रीजन दिया है ना, कि मैं ये दोनों चीजें क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन इसने यहां पे दिया। वैल्यूएबल सेट ऑफ स्किल, दिस इज बाउंड टू चेंज द वे द पुलिस इज परसीव्ड इन द कम्युनिटी, है ना। और यहां पे इसको एक बात को पूरा कर दिया। आगे इसने कहा एज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस एक्सपेंड्स बियॉन्ड क्राइम फाइटिंग। तो कह रहा है क्राइम से लड़ने की का नाम ही पुलिस थोड़ी है, और भी बहुत कुछ है। इंटी कम्युनिटी सर्विस, द प्रेजेंस ऑफ मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स इज श्योर टू हेल्प दी बर्निश दी टार्निश्ड इमेज ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो कह रहा है जो टार्निश का मतलब है जो खराब इमेज है, धब्बेदार जो इमेज है पुलिस की, वो भी सुधर जाएगी अगर ज्यादा औरतें आएंगी, ठीक है, क्योंकि औरतों को कम करप्ट माना जाता है। प्रूव कम्युनिटी रिलेटेड रिलेशंस एंड फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है हेल्प अ मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस वायलेंट अप्रोच टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो वुमेन ज्यादा वायलेंट भी नहीं होती हैं, आराम से बात कर लेंगी, तो लेस वायलेंट होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। इस तरीके से इसने आर्टिकल को एंड कर दिया है। तो भाई कुछ इस तरह से हम आर्टिकल लिखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा ये बेस्ट है, ये मैं आसान सा लिख के लाया हूँ, आसान सा मतलब लेके आया हूँ, और ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। आपको अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लिखने हैं, तो कहाँ से लिखेंगे आप, ये एक बार देख लीजिए फॉर्मेट, इसको आप भूल नहीं सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी। तो सबसे पहले हेडिंग, और इसको याद रखिए ये मुद्दा है, इसी के बारे में मेन बात हो रही है, इसको आप हल्के में नहीं लिख सकते। ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, कैचिंग होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, पढ़ते ही आदमी खुश हो जाए, है ना। और थीम ऑफ द आर्टिकल, थीम मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ द आर्टिकल के बारे में बात करें। इसके बाद आप लिखेंगे किसके द्वारा, बाय जो भी आपका नाम है, फिर इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, समिंग अप और कंक्लूजन। समझे भाई, इस तरीके से आपको जाना है। अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आप नाम लिख लेंगे, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो XYZ या ABC लिख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेज, रीजंस, ये सारी चीजें देखनी है, ये सारी चीजें लिखनी है, तो यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आपको समिंग अप में क्या करना है, दिस शुड बी इंक्लूड योर ओपिनियंस। अब यहां पे आपको पर्सनल हो जाना है थोड़ा सा, कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सोल्यूशन है। यहां पे आपको फैक्ट्स देने हैं, स्टैट्स देने हैं, है ना, और इंट्रोडक्शन करना है कोटेशंस के साथ। यहां पे आपको उसके फायदे नुकसान बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, उसको पूरा एक्सप्लोर कर देना है, सब खोल देना है, और यहां पे आपको सोल्यूशन देना शुरू कर देना है।
सोल्यूशन देने के बाद, अपने रिकमेंडेशन देने के बाद, सजेशन देने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है विद विथ होप अवेयरनेस, है ना, पॉजिटिव रहिएगा। होप, या तो आपके कोशिश करिए ये पॉजिटिव रहे, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रीव है, मान लो टेररिज्म पे आ गया, प्रोस्टिट्यूशन पे आ गया, है ना, या फिर सेक्सुअल अब्यूजेस पे आ गया, तो आपको क्या लिखना है, वार्निंग या फिर अपील करनी है किसी से, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आसान हो गया ये। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप इसको डेवलप करेंगे, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स सारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद आप खुद अपने सॉल्यूशंस देंगे, सजेशंस देंगे, और फिर अगर कोई इसको ठीक कर सकता है तो उससे या तो अपील कर लेंगे, है ना, या फिर वार्निंग देंगे समाज को कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। खत्म हो गया आर्टिकल। हाँ, अब ये एक छोटा सा काम है जो आपको अभी मुझे करके दिखाना है। तुम्हारा नाम है आस्था अवस्थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू हैव बीन आस्क्ड, तुमसे बोला गया है तुम्हारे टीचर द्वारा कि तुम एक आर्टिकल लिखोगे। टॉपिक क्या है, एलिंग आर्ट, एलिंग का मतलब है खत्म होता हुआ, बीमार, सिक। एलिंग आर टूरिज्म, कि हम बीमार कर रहे हैं अपने टूरिज्म को, इस पे एक आर्टिकल लिखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको दे रहा हूँ एक और मिनट, है ना, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। 1 मिनट भी नहीं होगा, 5-7 सेकंड या 10 सेकंड होंगे। मैं इसके लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब तक आप भी वीडियो को पॉज करिए, एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, फटाफट, बहुत तेज। ठीक है गाइस, तो एक बार देखते हैं कि आप लोगों ने किस किस ने लिखा है इससे मिलता जुलता जो मैं यहाँ पे सैंपल लेके आया हूँ। तो हियर वी हैव, तो कितना आसान है, देखिए इस तरीके से लिखेंगे। यही क्वेश्चन था, यू आर आस्था अवस्थी, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज एलिंग अ टूरिज्म। तो सबसे पहले व्हाट इज एलिंग अ टूरिज्म, ये आपने टाइटल दे दिया। ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, पर आप इसे अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे आर एलिंग टूरिज्म, ठीक है, या फिर इस टूरिज्म एलिंग, या फिर यहां से ही कोई वर्ड उठा लिया, डू पीपल वांट टू विजिट इंडिया, ऐसा कुछ भी करके टूरिज्म से रिलेटेड आपने टूरिज्म से रिलेटेड उठा लिया। यहां पे आपने बाय लाइन, ये है आपकी बाय लाइन, बाय किसने, बस इसे ऐसे लिखा। और फिर आ गया आपका पैराग्राफ 1, जिसमें आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन, जिसको आपने बताया कि भाई इंडिया बड़ी खूबसूरत कंट्री है, अपने फूल और पेड़ और इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है, खूबसूरत इसमें वादियां हैं, एक से एक बेहतरीन इसका पास्ट है, बहुत सारे कल्चर्स हैं इंडिया में, ठीक है, मेजॉरिटी और बहुत सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, India has been constantly suffering setbacks due to insufficient tourism industry. बट इतने लोग इंडिया घूमने नहीं आते टूरिज्म के लिए, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, यहां बताएगा मिडिल पैराग्राफ में। क्यों नहीं आते, सड़े हुए रोड हैं, ठीक है, खटारा बसेस हैं, टैक्सी अगर ले लोगे तो तुम्हें वो ओवर प्राइज्ड हैं, डिलेड ट्रेन से, ट्रेन अगर टिकट बुक करा दिया तो पता चला टाइम वहीं पे ख़त्म हो गया और तुम कहाँ स्टेशन तक घूम के आ गए, क्योंकि ट्रेन थी तुम्हारी 15 घंटे लेट। ऑल मेक ट्रेवल अ नाइट मेयर इन इंडिया, तो ट्रैवल करना एक बुरे सपने जैसा लगता है। ऊपर से इसने एक चीज़ और मैसेज नहीं करी, इसने ट्रैफिक मैंशन नहीं किया। कितना तो ट्रैफिक रहता है इंडिया में। मोर ओवर द एब्सेंस ऑफ डिसेंट एंड हाइजीन अकोमोडेशन, ठीक है, तो अकोमोडेशन, अब आदमी जाके रहेगा कहाँ, जो होटल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं वो एकदम बेकार हैं। एट अ रीजनेबल कॉस्ट एट सुडर डिस्ट्रक्शन ऑफ, तो इसने और भी बहुत सारी चीजें बताई, मतलब ये जो इसने बात यहाँ पे बोली, ये बताया ऐसा क्यों है। बिसाइड्स द ग्रोइंग मीनेस, मीनेस का मतलब होता है थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ऊपर से कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे जाओगे तो पता नहीं वापस आओगे या नहीं, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे कश्मीर, है ना, और भी बहुत सारी जगह हैं कि मतलब जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, नक्सलवाद है और बहुत कुछ है। इज़ अ ह्यूज डेटरेंट फॉर टूर, डेटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजमेंट, तो उनके लिए उनका मन नहीं करता भाई टेररिज्म है मार देंगे। अब इसने यहां पे दिया होगा सोल्यूशन और कंक्लूड किया होगा यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू पुट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहा है कि भाई एफर्ट लगाओ, दम लगाओ और टूरिज्म को फिर से जिंदा करो, रिवैम्प करो अपनी कंट्री में, और बहुत जोर देना पड़ेगा किस चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, और बी फिटिंग अप द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगी, किनकी सिक्योरिटी,
to risk security. Such efforts will certainly make India a leader in the world of tourism. और अगर ऐसा करेंगे तो एकदम बेहतरीन इंडिया हो जाएगा, लोग घूमेंगे और टूरिज्म से बहुत पैसा आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले टाइटल, फिर नाम, इंट्रोडक्टरी पैसेज, इसे आप और लंबा भी कर सकते हैं। वर्ड गिनना बड़ा आसान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एक लाइन में 11 वर्ड हो गए। मैंने बड़े छोटे सब गिन लिए। तो 1 2 3 4, इसे मत काउंट करिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 इंटू 11, 11, यार मेरी ना मैथ्स बहुत ख़राब थी तो मैं वैसे ही करूँगा। 13 इंटू 13, 3 3 और एक 4, 143 वर्ड्स का है। और आपसे कहा गया था कि 150 से 200 वर्ड का लिख दीजिए। तो आप चाहते हैं तो इसमें थोड़े से वर्ड और डाल सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ और डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने काउंट किया तो जल्दी काउंट भी हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा 143 भी ठीक है, नॉट बैड, इसमें कुछ नंबर नहीं कटने। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपसे कह रहा है कि 150 से 200 वर्ड के बीच में लिख दे, तो 10 वर्ड कम या 10 वर्ड ज़्यादा डज नॉट मेक एनी बिग ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। ये कुछ होमवर्क है जो मैंने आपको दिए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इन पे आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है। वर्क हार्ड एंड पंक्चुअलिटी आर एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये कैसे होगा, क्या क्या होगा, 150 वर्ड का आपको इसमें लिखना है। ध्यान से पढ़िए, स्टूडेंट लाइफ को ध्यान में रखते हुए। जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे ना, तो उससे पहले अपने आप को 2 मिनट्स देंगे, और 2 मिनट्स में एक रफ शीट पे आप सब दिमाग में मतलब पॉइंट्स बना लेंगे। जैसे आपने टाइटल लिख लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट लिख लिए ABCD करके, शॉर्ट फॉर्म में, कोट्स में, कैसे भी जो आपको समझ में आ जाए, ये रफ वर्क है आपका। और फिर जब आप आर्टिकल लिखने जाएंगे, यू आर गोइंग टू राइट अ ब्यूटिफुल आर्टिकल, तो आप बड़ी आर्टिकल लिख लेंगे। तो पहले फ्रेम कर लें, है ना, फ्रेम वर्क को जरूर करिएगा। फ्रेम वर्क विल हेल्प यू इन डूइंग आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा होमवर्क ये है आपका, ये एक बढ़िया वाला है और इस तरह के बार बार आते हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप आज के जवान हैं, यू आर द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर आज आप जवान हैं तो कल के आप लीडर हैं। तो ये सीधी सी बात है। तो एक टीनेजर जो है, एज अ टीनेजर यू वांट इंडिया टू अचीव सर्टेन गोल्स, आप कुछ चाहते हैं इंडिया को अचीव कराना अगले 10 साल में। तो आपको 150 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना है, इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये भी लिख सकते हो, इंडिया 10 years from now, ऐसे भी लिख सकते हो, 10 years from now। यू आर प्रभु, तुम्हारा नाम है प्रभु, तो कैसे, अच्छा हर चीज में बात करनी है तो ये आर्टिकल थोड़ा 200 वर्ड के आसपास जाएगा। तो एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों का भी आपको जिक्र करना है। तो आर्टिकल बड़ा आसान हो गया, ये तो हिंट मिल गए, अब आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट भी लिखोगे 10-10, मतलब ये मान के चलो 20 वर्ड भी इस पे लिखे तो 1 2 3 4 5 6 20 इंटू 6, 180 वर्ड तो यही होगा, आर्टिकल पूरा हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, तो भाई ये आज के लिए था इतना। ये एक मैंने आपको ये दिया है 1 होमवर्क एंड 2 होमवर्क। तो 2 आर्टिकल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, 2 मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, फॉर्मेट वगैरह सब समझा दिया है। उम्मीद है कि क्लास में आपको मजा आया होगा, पोइट्री में भी मजा आया होगा। अगर क्लासेस सही चल रही हैं और आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का कर रहा हूँ इंतजार। मिलता हूँ अब आपसे अगली क्लास में, है ना, तीसरी पोइट्री के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी अगला क्रिएटिव स्किल में आपको क्या कराता हूँ, क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में। तो अभी के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।